नमस्कार। आप सभी को इस खूबसूरत शाम में मिलकर बहुत आनंद हो रहा है। आज मैं प्रेसिडेंट समीर सारन को, ओआरएफ के प्रेसिडेंट समीर सारन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अति महत्वपूर्ण गणमान्य लोगों के बीच में मुझे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बोलने का आप लोगों ने मौका दिया है। आज यहां पर एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स भी हैं, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक विषयों के अभ्यासु लोग भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं। आज इस ऑडियंस के सामने भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के विषय पर बात करना न केवल मेरे लिए हर्ष का विषय है, परंतु मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत ने जिस प्रकार के हर क्षेत्र में 10 वर्ष के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी कॉन्क्रीट पॉलिसीज के आधार पर आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर शायद ही किसी 10 साल के अंदर इतना बदलाव देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया गया होगा और पॉलिसी चेंजेस के आधार पर इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का भी ये 10 साल में शायद आजादी के बाद पहला सफल प्रयास हुआ है। मित्रों, इस 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक स्ट्रांग इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने में सफल रहा है। मैं इसके लिए बाद में थोड़ी बात करूंगा, परंतु अभी अभी ओआरएफ फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2023 आप लोगों के सामने रखा गया है। मैंने बहुत हरीडली इसको देखा है, परंतु जिस प्रकार की भारत के अर्बन युवाओं में इसकी स्वीकृति मिली है, वो बताता है कि फॉरेन पॉलिसी जैसे कॉम्प्लेक्स विषय को भी कितनी सटीक तरीके से भारत सरकार और मोदी जी देश के आम जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। लगभग 86% लोगों ने फॉरेन पॉलिसी की सराहना की है। मैं फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी आज की बात का विषय नहीं है, परंतु 2 बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। एक, G20 के सफल आयोजन और बटे हुए विश्व में यूनानिमसली दिल्ली डिक्लेरेशन, इसने भारत की छवि को समग्र विश्व के सामने डिप्लोमेटिक सक्सेस के लिए बहुत उजागर किया है। और इसके साथ साथ इस G20 सम्मेलन ने हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो मूल मंत्र है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी है। ये पहला G20 सम्मेलन था जो एक सिटी के अंदर होने के बजाय इतने बड़े देश में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 58 स्थानों पर सफलता से हुआ है। ये G20 सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, इसका एक एम्बेसडर बनकर पूरे विश्व में भारत का परिचायक बना है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब पूरा विश्व ये मानता था कि कोरोना में भारत का क्या हाल होगा, वही भारत ने सक्सेसफुली दुनिया में गिनो चुने देशों ने जो वैक्सीन बनाया, वैक्सीन को 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाया और 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाकर भारत की विश्व मित्र की छवि को उभारने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 2024 का ये वर्ष दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में देश के 40 लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होने वाले हैं। लगभग 41%, लगभग 3.3 बिलियन लोग वोटिंग करने वाले हैं। भारत के लगभग 1 बिलियन मतदाता भी वोटिंग कर अगले 5 साल तक फिर से एक बार मोदी जी को भारत की धुरा सौंपने का निर्णय करने वाले हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत से सटे हुए बांग्लादेश और भूटान में चुनाव हो गया है और लंका में भी चुनाव होने वाला है। मुझे विश्वास है कि सबसे पुराना लोकतंत्र और एक प्रकार से सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे भारत में फिर से एक बार लोकतंत्र के उत्सव को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और फिर से 5 साल के लिए मोदी सरकार कंटिन्यूअसली तीसरी टर्म के लिए पावर में आएगी। मित्रों, आज पूरी दुनिया भारत की सक्सेस स्टोरी की चर्चा कर रही है। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, सोलर गठबंधन, मिलेट इनिशिएटिव, कई सारी चीजों से भारत को मोदी जी की सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सॉल्यूशन देने वाले देश के रूप में दुनिया के जनमानस के सामने प्रस्तावित किया है। और इसीलिए कई सारे सर्वे को मैं कोट करूं तो मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय हेड ऑफ स्टेट है और ये लगभग हर देश के सर्वे में रिफ्लेक्ट हुआ है। और आज भारत को विश्व मित्र के रूप में कई सारे लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। मित्रों, भारत के अंदर 10 साल पहले की बात भी थोड़ा समय लेकर जरूर कहना चाहूंगा। ये 10 साल भारत के लिए राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण, इन्वेस्टर फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करने में बहुत बड़ी सक्सेस भारत को और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है। यही 10 साल में हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। शायद ही भारत की इकोनॉमी ने इतनी बड़ी छलांग एक 10 साल के अंदर लगाई है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मोदी जी की तीसरी टर्म के बाद भारत दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनकर समग्र विश्व के सामने गौरव के साथ खड़ा रहेगा। इस तरह का एक बेस इकोनॉमी का बनाने का काम ये 10 साल में हुआ है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी आज भारत बना है। 7.6 ग्रोथ रेट के साथ 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को हमने उठाने का काम किया है। एक 10 साल के अंदर ही 70 साल की सभी कमियों को समाप्त किया है। 60 करोड़ गरीबों के जीवन में एक 10 साल के अंदर ही उनको घर देना, घर में बिजली देना, घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, घर के अंदर टॉयलेट देना, गैस का कनेक्शन देना और 5 लाख तक की पूरी हेल्थ की सुविधा का खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। एक प्रकार से देश के 60 करोड़ लोगों को आजादी के सुफल शायद ये 10 साल के अंदर ही सबसे पहली बार चखने के लिए मिले हैं। और जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी को 3 नासूर हमेशा से परेशान करते थे और उस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूर से भारत की डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया है और हमारी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है। मित्रों, मैं ये 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार, गरीबी उन्मूलन, हेल्थ के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में,
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के लिए और आंतरिक और बाह्य सुरक्षाओं में ढेर सारा परिवर्तन आया है। मैं सिर्फ इस विषय को समाप्त करते हुए एक ही सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूं। बाद में मैं इंटरनल सिक्योरिटी पर बात करूंगा। डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी, यूपीआई की सक्सेस स्टोरी। 2023 में 166 ट्रिलियन भारतीय रुपये के 103 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं और टोटल दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन में से 46% भारत में हुए हैं। मैं मानता हूं इसके लिए विश्व में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 10 साल के अंदर भारत इतनी आमूलचूल परिवर्तन कर लेगा। 2022-23 में टोटल भुगतान का 62% यूपीआई के माध्यम से हुआ। 17-18 में 1000 बिलियन से बढ़कर आज 14,000 बिलियन, लगभग 168% का ग्रोथ रेट भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में अचीव किया है। दुनिया के कई देश आज यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही फ्रांस ने एफिल टावर से वहां पर यूपीआई को लॉन्च किया। भूटान, ओमान, यूएई और सिंगापुर भी इसको अपने यहां स्वीकार कर चुके हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म बनाकर डिजिटल इंडिया को गति देने का काम भी हुआ है। भीम यूपीआई, भारत बिल पेमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, रूपी डेबिट कार्ड और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी प्लेटफॉर्मों ने डिजिटल इंडिया को गति देने का काम किया है। परंतु आज मैं ये सारे विषय के बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। अनेक सेमिनार में आप लोगों ने इसको सुना है, परंतु आज मैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जरूर बात करना चाहूंगा। एपिसमेंट पॉलिसी के कारण हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने ढेर सारे प्रॉब्लम इस देश में खड़े किए थे, परंतु हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र और तीसरा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। ये तीनों जगहों पर कई सारी गलत पॉलिसियों के कारण कई दशकों से हथियारी ग्रुप भी काम कर रहे थे। टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर था। वहां ना डेवलपमेंट पहुंच सकता था, ना कनेक्टिविटी पहुंच सकती थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकाने थे। एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए भी ढेर सारी मशक्कत करनी पड़ती थी। यहां नॉर्थ ईस्ट के और कश्मीर के बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाने पड़ते थे। वहां कई दशकों से सिनेमा हॉल भी नहीं चल पाए थे और इतने बड़े धार्मिक और जातीय और भाषाकीय विविधता वाले देश में ये 3 हॉटस्पॉट भारत को डेवलपमेंट को रोकने के लिए बहुत बड़ा हर्डल माने जाते हैं। भारत एक प्रकार से दुनिया का सबसे आबादी वाला देश माना जाता है। हमारी भूमि सीमाएं 6 देशों के साथ और समुद्री सीमाएं 7 देशों के साथ है और 75 वर्षों में हमने इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर टेररिज्म, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद को झेला है। हजारों नागरिक, निर्दोष नागरिक और सुरक्षा बल हताहत हुए हैं और कई बच्चों ने हाथ में हथियार उठाकर अपने भविष्य को बर्बाद किया था। परंतु हमने 2014 से ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया और टेररिज्म को इस देश से मूल समेत उखाड़ने के लिए एक रणनीति बनाई। हमने सिर्फ टेररिज्म को टैकल करना उचित नहीं समझा, इसके साथ साथ इसकी इकोसिस्टम पर भी हमने गहरा आघात किया है और ये 2 तरफा नीति के कारण आज तीनों हॉटस्पॉट के अंदर हमने बहुत बड़ी सफलता हाथ दी है। इसके साथ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सभी एजेंसियों के बीच में, स्ट्रांग लीगल फ्रेमवर्क
और जस्टिस डिलीवरी के लिए अब लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटाबेस और नॉलेज शेयरिंग के कारण हमने ये सफलता को हासिल किया है। मल्टी एजेंसी अप्रोच के तहत प्रत्येक थिएटर सेक्टर में हमने अलग अलग रणनीति अपनाई और तीनों हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद में हमने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है। मैं अभी के मोदी जी के शासन के 10 साल और यूपीए की सरकार के 10 साल, ये दोनों के तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। 2004 से 14 के बीच में हिंसक घटनाओं की संख्या 33,000 थी और 2014 से 23 के बीच में 9 ही साल में वो 62% घटकर 12,466 तक हम सीमित कर पाए हैं। कुल मृत्यु नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के 11,900 थे एक डेकेड के अंदर, और इस डेकेड के अंदर 3,276, 3,276 मतलब 72% डिक्रीज हमने रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। ये बताता है कि ये पूरे क्षेत्र के अंदर शांति है। जम्मू के अंदर सालों से अलगाववाद की भावना खड़ी करने वाली धारा 370 और 35A को हमने हिम्मत कर समाप्त कर दिया। ढेर सारे मीडिया के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियां और ढेर सारे एक्सपर्ट्स का एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि 370 जब हटाएंगे तब कश्मीर को कोई शांत नहीं रख सकता। मैं आप सबके सामने आनंद और गर्व के साथ बताता हूं, एक भी गोली चलाए बगैर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर के अंदर 30 साल से थिएटर नहीं खुले थे, 30 साल से मोहर्रम का जुलूस नहीं निकला था, 30 साल से एक भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं बना था। वो कश्मीर के अंदर आज थिएटर भी खुल चुके हैं, हायर एजुकेशन के 16 से ज्यादा इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं और मोहर्रम का जुलूस भी चालू हुआ है और 2 करोड़ भारतीय और विदेशी नागरिक कश्मीर में टूरिस्ट के नाते एक साल में जाते हैं। और कश्मीर के अंदर हमने कई सारे लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया। आज वहां पर 30,000 से ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कम्युनिटी को और अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहां त्रिस्तरीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। पंचायत और लोकल अर्बन बॉडी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग चुन कर आए हैं जो आज कश्मीर का भविष्य खुद ही गढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज, महिला, गुर्जर बकरवाल, पहाड़ी, युद्ध शरणार्थी, ये सभी को संवैधानिक अधिकार मिला और भारत के 100 से ज्यादा कानून जो कश्मीर में अप्लाई नहीं हुए थे, वो सारे कानूनों को 370 हटाकर हमने कश्मीर की जनता के लिए मुहैया कराए, जिससे कश्मीर का डेवलपमेंट आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में हमने 9 शांति समझौते किए हैं और 9,000 से ज्यादा युवा हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। हमने सीमाओं के विवाद को भी समाप्त किया, हमने नस्लीय विवाद को भी समाप्त किया और हमने इसके साथ साथ धार्मिक विवाद को भी समाप्त करने का काम नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया है। 70% से ज्यादा क्षेत्र अपसफा का हटा दिया गया है और 2014 से 24 के बीच में सिर्फ 10 साल में 14 लाख करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्चने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और पहले सिर्फ 8 में से 5 ही राज्यों को रेल और एयर कनेक्टिविटी थी। आज मैं कह सकता हूं कि 8 राज्य में रेल और एयर कनेक्टिविटी का काम चालू है, बहुत सारे राज्यों में समाप्त हो चुका है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र के अंदर भी हमने एक और तो डेवलपमेंट से आगे बढ़े, ढेर सारा गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया और ये योजनाएं नीचे तक पहुंचने से गरीब आदिवासी वामपंथी उग्रवादी आंदोलन से कटे, इनका पॉपुलर सपोर्ट बेस हमने कट ऑफ किया और
जिनके हाथ में हथियार थे उनके सामने सख्त नीति का पालन करते हुए पूरे क्षेत्र को सिक्योरिटी से लैस कर वहां पर भी 75% हिंसा में कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, ये जो काम हुआ है, इसके रणनीति जो बनाई हमने, इसमें हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़े। एक और तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गए, दूसरी ओर गरीब कल्याण की योजनाएं भी गई, तीसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी बढ़ा, चौथी ओर हमने सबके साथ संवाद कर शांति समझौते भी किए और शांति समझौतों का जिनने सम्मान नहीं किया, हाथ में हथियार पकड़ कर रखे, इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उनको नसीहत करने का भी काम करा और ये तीनों क्षेत्रों के अंदर कमोबेश आज हॉटस्पॉट नहीं माने जाते। सिर्फ एक ही बात, एक ही आंकड़े का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक जमाने में स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में आम बात मानी जाती थी। मैं 2010 की बात करता हूं। ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग, पिसमिल स्टोन पेल्टिंग की बात नहीं करता हूं। ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग की 2654 घटनाएं हुई थी, 2654। आज 2023 में ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग एक भी नहीं हुआ है, जीरो ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग में। और स्टोन पेल्टिंग में मृत्यु की संख्या 112 थी, 6200 6200 लोग जख्मी हुए थे। और आज क्योंकि 2023 में एक भी स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ है, इसलिए मृत्यु और इंजर्ड की संख्या भी जीरो है। आप कल्पना कर सकते हैं, 6000 से ज्यादा लोग सिर्फ स्टोन पेल्टिंग से, मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, जहां जख्मी होते हैं, आज वो सारे लोग डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं। मोदी जी ने पत्थर लेकर स्टोन पेल्टिंग करने वाले युवा के हाथ में टैबलेट पकड़ाने का काम किया है और भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ इसको जोड़ने का अधिकार दिया है। गन के साथ खड़े हुए टेररिस्ट की जगह उसको टूरिस्ट गाइड बनाकर कश्मीर के डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं बड़े भरोसे से कहता हूं कि आने वाले दिनों में हम इससे भी आगे ये तीनों क्षेत्र को और सुरक्षित करेंगे, मजबूत करेंगे और पूरे भारत की तरह ये हमारे डेवलप भारत के, विकसित भारत के और आत्मनिर्भर भारत के हिस्से होंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण देना चाहता हूं। त्रिपुरा में ब्रू रियांग समझौता, लगभग 30 साल से 30,000 लोग, 5,000 परिवार, 5,000 फैमिली, वो जंगलों के अंदर एकदम निर्वासित की जीवन जी रहे थे। आज हमने उनके साथ शांति समझौता किया है और लगभग 30,000 लोगों को नया घर, रोजगारी और घर में सारी सुविधा देकर आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है और वो त्रिपुरा की विकास की यात्रा के साथ जुड़े हैं। मित्रों, इसके साथ साथ सीमा सुरक्षा के लिए भी हमने ढेर सारे काम किए हैं। मैं मानता हूं कि बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो नेशन सिक्योर रह ही नहीं सकता। बॉर्डर सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर ट्रेड, बॉर्डर कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी से, मल्टी डायमेंशनल और इंटीग्रेटेड पॉलिसी से हमने बॉर्डर को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का काम किया है। इसके साथ साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो पहले देश का अंतिम गांव माना जाता था, आज मोदी जी ने देश के अंतिम गांव को देश का पहला गांव का नाम देकर इनके अंदर आत्मविश्वास भरने का काम किया। इसके साथ साथ सरकार की 300 योजनाएं, ये 6,000 बॉर्डर विलेज के साथ अंदर इसका 100% सैचुरेशन हमने 2 साल के अंदर लाने का तय किया है। 1 साल चला गया है, अगले 1 साल में ये 6,000 गांवों के अंदर सभी योजनाओं का सैचुरेशन होगा। इसका मतलब हरेक के पास घर होगा, हरेक के पास गैस होगा, हरेक के पास बिजली होगी, हरेक के पास शौचालय होगा, हरेक के पास पीने का पानी होगा, हरेक को मुफ्त खाने का अनाज 5 किलो पर पर्सन मिलेगा और हरेक को 5 लाख तक का
हेल्थ का इंश्योरेंस मिलेगा। तो हमने बॉर्डर के गांवों में से पलायन को रोककर बॉर्डर के गांवों को हमने जोड़ने का काम किया है और आज हमारी लैंड बॉर्डर के माध्यम से पड़ोसी देश के साथ $5 बिलियन का सीमा पार व्यापार शुरू हो चुका है। लैंड बॉर्डर से लैंड पोर्ट को हमने मजबूत तरीके से एक सशक्त व्यापार के हथियार के रूप में डेवलप करने का काम किया है और मैं बताता हूं ये $5 बिलियन हमारे पड़ोसियों के साथ कुल व्यापार के 60% है, 60% है। तो हमारी बॉर्डर न केवल हमने सिक्योर करी है, बॉर्डर डेवलप भी करी है, व्यापार के लिए भी खुला है और हमारे लैंड पोर्ट आज सिर्फ व्यापार और सुरक्षा के लिए मजबूती से काम नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी देश के साथ भाषाकीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी पुनर्जीवित करने का काम हमारे लैंड पोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी सीमा से सटे पड़ोसियों के साथ टर्न अराउंड टाइम व्यापार का सिर्फ 22 घंटे है। मैं मानता हूं ये सबसे कम है। एक तरफ से हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से टेररिज्म को कंट्रोल किया, हमारी बॉर्डरों को सुनिश्चित किया, सुरक्षित किया। इसके साथ साथ स्ट्रांग लीगल सिस्टम बनाने के लिए ढेर सारे कानूनी बदलाव करने का काम भी हमने किया है। एनआईए और यूएपीए जैसे एंटी टेरर कानूनों में व्यापक और सार्थक संशोधन से बहुत बड़ा बदलाव आया है। इससे हमारे देश की एजेंसियों को भारत के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मिला है और टेररिस्ट के फाइनेंशियल चेकिंग का अधिकार भी हमारी एजेंसियों को मिला है। इससे टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में एनआईए ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी 3 महीने पहले ही हमने हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स माने जाते हैं, वो तीनों कानून अंग्रेजों के समय में 160 साल के पहले बने थे। हमने 160 साल के बाद भारत में भारतीय दर्शन के साथ, इंडियन आइडियोलॉजी के साथ न्याय के कंसेप्ट को जमीन में उतारते हुए 160 साल पुराने कानून भारत की नई संसद के बिल्डिंग में पारित कर पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमने स्ट्रांग करने का काम किया है। और मैं मानता हूं ये कानून हमने इस तरह से बनाए हैं, मैं आज आपके सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने देश की संसद में भी कहा है कि तीनों कानून के 100% इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत में कोई भी केस 3 साल से ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। 3 साल में हम हर नागरिक को अपने ग्रीवेंसेस का न्याय देने का काम कर पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। एक तो न्याय जल्दी मिलेगा, इसके साथ साथ हमने टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम की डेफिनेशन को भी बनाया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है और इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध है इसको प्रायोरिटी नंबर 1 कर हमारे संविधान की मूल भावना को जमीन पर उतारने का काम किया है। आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी से जल्दी न्याय मिले और सजा कराने के दर में वृद्धि हो, इस प्रकार के कई प्रोविजन हमने किए हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी की व्याख्या जो समाहित की गई है, आज की ही नहीं, केवल आने वाले दिनों में, केवल आज की नहीं, आने वाले 100 साल तक की सभी टेक्नोलॉजी को समाहित करने वाली डेफिनेशन को हमने ये 3 कानूनों के साथ जोड़ा है और इसको जमीन पर उतारने के लिए इसका पूरा खाका भी तैयार किया है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, कई लोग जब तक ये कानून इंप्लीमेंट नहीं होंगे मेरे स्टेटमेंट के साथ सहमत नहीं होंगे, मगर इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत की दुनिया की सबसे एडवांस और आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी,
समय अनुसार और जवाबदेही प्रोसीजर के साथ हमने साकार किया है और हमने फॉरेंसिक साइंस को इसके अंदर बहुत महत्व दिया है। फॉरेंसिक साइंस के उपयोग से सजा कराने का दर, टेक्नोलॉजी के उपयोग से सजा कराने का दर बढ़ेगा। 7 साल और उससे ज्यादा सजा वाले हर गुना के लिए फॉरेंसिक ऑफिसर की विजिट को हमने कंपलसरी किया है। इसके साथ साथ हमने आईसीजीएस और सीसीटीएनएस, ये 5 साल पहले शुरू किए हुए हमारी इनिशिएटिव आज हमें सुफल दे रहे हैं। आईसीजीएस के अंदर ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट्स और ई पुलिस स्टेशन, ये 5 पिल्लर को एक साथ हमने कनेक्ट किया है और लगभग करोड़ों डेटाओं को इसके अंदर स्टोर करने का काम किया है। और ये सभी डेटाओं के एक दूसरे के साथ बात करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। और ये सारे जो डेटा हमने कलेक्ट किए हैं, इसमें फिंगरप्रिंट का नफीस का डेटा, आई मॉट में टेररिज्म का डेटा, नार्को ऑफेंडर्स का निदान का डेटा, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का पोर्टल का डेटा, सेक्सुअल ऑफेंसर्स का डेटा, डेटाबेस ऑन क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर के अंदर विशिष्ट प्रकार के क्राइम का डेटा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर का डेटा, ट्रैक चाइल्ड, प्रिजन डेटाबेस और वीजा और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग और वाहन एवं सारथी के माध्यम से पूरे हमारे व्हीकल का डेटा एक साथ बन चुका है। और आने वाले दिनों में आईसीजीएस इसके सॉफ्टवेयर बनाकर डेटा को न्याय के काम में उपयोग में लाने का काम भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने विश्व की सबसे पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, जिसमें हर साल 30,000 से ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार होंगे, साइंटिस्ट तैयार होंगे, जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इको सिस्टम को स्ट्रेंथ देने का काम करेंगे। और ये जो नए कानून आए उसके पास हमारा इन्वेस्टिगेशन अब 3rd डिग्री की तरह फॉरेंसिक यूज, डाटा की डिग्री और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार मेरी बात को रिपीट करता हूं कि 3 कानूनों के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और एडवांस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, आने वाले दिनों में हमें डेटाबेस के उपयोग के लिए भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर को पॉपुलर बनाने के लिए अभी से सॉफ्टवेयर के साथ यूथ को भी जोड़ने का कार्यक्रम बना है। एक और इनिशिएटिव, नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई, नशा मुक्त भारत का लक्ष्य मोदी जी ने 2047 में रखा है। इसके सिद्धि के लिए हमने नारकोटिक्स के खिलाफ एक सुनियोजित प्लान के तहत जंग की शुरुआत की है। भारत ने इसका परिचय अब तक दुनिया में 2 बड़े स्पॉट जो नारकोटिक्स के हैं, उसको गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता था। भारत ने उनका नाम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट बनाकर नारकोटिक्स के प्रति हमारे अप्रोच को दुनिया के सामने स्पष्ट किया है। और आज इसके भी मैं कुछ स्टेटिस्टिक आपको जरूर देना चाहता हूं। लगभग 2006 से 13 के बीच में 1,52,000 किलोग्राम नारकोटिक्स पकड़ा गया था और 2014 से 22 के बीच में 3,95,000 नारकोटिक्स 3 टाइम इंक्रीज हमने पकड़ने का काम किया है। और मैं कीमत की बात करता हूं, क्वालिटी ऑफ नारकोटिक्स, तो 2006 से 2013 में 5,933 करोड़ की वैल्यू का नारकोटिक्स पकड़ा गया था और 2014 से 22 में 22,000 करोड़ के नारकोटिक्स को
नष्ट करने का काम भारत की पुलिस ने किया है। लगभग 10,18,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक वर्ष में ही नष्ट किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी एनकोड के 4 स्तरीय मैकेनिज्म के कारण आने वाले कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमने सिक्योरिटी के बदलते स्वरूप को भी बहुत विजन के साथ एनालिसिस कर इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी बनाई है। थ्रेट एनालिसिस करें तो हम ये दिखता है कि खतरों का बहुत डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। हाइब्रिड थ्रेट लैंडस्केप को देखते हुए हमें किसी भी चुनौती के या किसी भी घटना को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक छोटा सा साइबर फ्रॉड भी किसी बड़े आतंकवादी फंडिंग की चैनल का हिस्सा हो सकता है और एक जिले के किसी नारकोटिक्स के इन्वेस्टिगेशन का केस भी इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ हमने टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन के अप्रोच को अपनाया है और इससे ढेर सारा इन्वेस्टिगेशन में हमने नेटवर्क ध्वस्त करने में हमने बड़ी सफलता मिली है। हमने सिक्योरिटी सिनेरियो को एनालिसिस कर एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का काम किया है। डाटा और सूचना की क्रांति के समय में अपराध और अपराधी दोनों का स्वरूप बदला है। आज अपराध की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। बॉर्डर से ऊपर उठकर ही इस पर कंट्रोल का हमने स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और इसलिए हमने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की जो 2 चुनौती है, एक तो राज्य की संप्रभुता के दायरे में कानून लागू करना और दूसरी तरफ अपराध के ग्लोबल नेचर को समझकर न्याय की चिंता करना। ये दोनों को समझकर हमने अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई है। मैंने अभी ही कॉमनवेल्थ देशों के अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल की जो मीटिंग थी, इसमें एक बात कही थी, मैं यहां रिपीट करना जरूर चाहूंगा। मेरा निश्चित रूप से मानना है मित्रों कि जियोग्राफिकल बॉर्डर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए मर्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए। जियोग्राफिकल बॉर्डर एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए दूसरे देश के कानून और एजेंसी का सहयोग लेकर पूरे दुनिया में से क्रिमिनल्स को समाप्त करने के लिए। क्राइम जब सीमाओं का सम्मान नहीं करता तब हमने सीमाओं को एंड नहीं मीन्स के रूप में इंटरप्रिट कर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको मीटिंग पॉइंट के रूप में लेना पड़ेगा। हमने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी रोड मैप बनाया है। इंटरपोल में नो मनी फॉर टेरर तथा G20 के प्लेटफॉर्म पर हमने देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंस की व्याख्या सभी देशों की अलग अलग है, एक कॉमन डेफिनेशन पर आने के लिए अपील की है। काउंटर टेरर, एंटी नार्कोटिक्स और साइबर रिस्पांस एजेंसियों की रियल टाइम कोऑपरेशन के लिए एक एक्सचेंज बनाने की भी हमने बात की है। भारत ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियों के देखते हुए अगले 25 साल तक की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी पुलिसिंग में बदलाव ला रहा है। फ्यूचर वर्ल्ड पुलिसिंग को भी शेप देने का और एक दूसरे के साथ जुड़ने का समय आ गया है। टेरर फाइनेंस की चुनौतियों को देखते हुए इंटेलिजेंस तथा इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को एक साथ व्यापक मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रस्तापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमने जो टेरर मनी के लिए एक पॉलिसी अपनाई है, ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट, ये पॉलिसी को वैश्विक रूप से एक्सेप्टेंस लाने के लिए पूरी दुनिया ने आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, आज 14 साल में मोदी जी ने भारत के अंदर बहुत सारा परिवर्तन किया है। आज भारत अंतरिक्ष हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो या R&D हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत आगे बढ़ रहा है। हमने मोदी जी ने एक स्वप्न रखा है 2047 में जब भारत के आजादी की शताब्दी होगी तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा। भारत
आत्मनिर्भर देश होगा और भारत विश्व मित्र की भूमिका भी निभाएगा। और ये स्वप्न को पूरा करने के लिए हमने इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को हमने मजबूत करने का निर्णय किया है और 10 साल में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमने बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है, जिस पर आने वाले दिनों में एक भव्य इमारत शुरू होगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के समय से 2014 तक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। वो भारत की विदेश नीति के बोझ के तले दब गई थी। अब हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट हो गई है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती निभाना चाहते हैं, पर हम हमारी सीमाओं के और देश की सुरक्षा के साथ, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पॉलिसी को हमने थ्रस्ट के साथ दुनिया के सामने रखा है और दुनिया ने भी हमारे अधिकारों का सम्मान किया है। इसका मुझे आनंद है। मित्रों, फिर से एक बार मैं बड़े विश्वास के साथ मोदी गवर्नमेंट की ओर से पूरे देश की जनता को, आप सभी के माध्यम से, पूरी दुनिया को आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भारत एक सुरक्षित और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस देश बनेगा। इसका मुझे विश्वास है। धन्यवाद।